देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन थे, काफ़ी हद तक फॉर्मूला बेस्ड थे। ठीक है, अभी कुछ एक डेफिनेशंस की और हम बात करेंगे जो कि आपकी पढ़ी हुई हो सकती हैं, आपको पता हो सकता है आप में से कई लोगों को, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके अंदर आने लग जाएंगी। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी एटम के लिए? तो वी कैन से दैट इट इज़ द मिनिमम एनर्जी needed by an electron in ground state to get excited to n is equal to infinite. That is minimum energy needed by an electron in ground state to get excited to n is equal to infinite. That is the energy needed by electron to leave the atom completely is called ionization एनर्जी ऑफ दैट एटम, है ना। किसी भी एटम के लिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं हम? यदि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो वो एटम को छोड़ने के लिए पूरी तरह कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है, वही एनर्जी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, इनफाइनाइट पर होगी उसकी फाइनल एनर्जी, और किसी भी nth शेल में यदि वो है तो nth शेल में एनर्जी कितनी होती है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस जो होगा वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं इनफाइनाइट पर एनर्जी होती है 0, तो किसी भी nth शेल में एनर्जी का माइनस ले लें यदि अपन सब, है ना। नेगेटिव ऑफ एनर्जी इन एनी शेल इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी यदि अपन देखें हाइड्रोजन एटम की, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन में n इज इक्वल टू 1 के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, और n इज इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लिखनी है अपने को? फर्स्ट वाली शेल का इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नेगेटिव, तो प्लस का 13.6 हो जाएगी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। मान लो अब मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन He प्लस एटम, तो हो जाएगी प्लस का 13.6, और He की बात चल रही है तो He का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, तो Z²/n² होता है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके पास 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई आपसे पूछे भैया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Li++, दैट विल बी, सॉल्व करोगे आप 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी वो एनर्जी। तो इस तरीके से ये n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन है यदि हाइड्रोजन के अंदर, तो एनर्जी हो जाएगी उसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। He+ के लिए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरीके से यदि Li++ के लिए, Li++ के लिए बात की जाए तो वो हो जाएगी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इनफाइनाइट तक भेजना है, या फिर ऐसा कह लो आप कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल करके एटम के अट्रैक्टिव फोर्स वाले रीजन से दूर भेज देना है। उसके लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं।
It is the potential difference through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of the atom। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम क्या कह रहे हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड by which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of the atom। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को दिलवा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम के भी बराबर हो जाए, है ना। वापस सुनिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस से बहुत तेज एक्सेलरेट करो कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर हो जाए एटम की आयनाइजेशन एनर्जी के, है ना, बराबर हो जाए एटम की आयनाइजेशन एनर्जी के, तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना बिल्कुल आसान काम है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ वेरी सिंपल। जो आपने अभी अभी एनर्जी लिखी है आयनाइजेशन एनर्जी, उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, या फिर आप लिख दो 13.6 Z²/n² और वोल्ट, ये आपके पास आयनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा। कोई पूछा आपसे कि भैया आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ ऑफ H एटम, तो आप कहोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उसकी एनर्जी अपॉन E कर दिया तो 13.6 वोल्ट आ गया। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He+ एटम वो आ जाएगा कितना 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Li++ इज 124.4 वोल्ट, नहीं ये भी वोल्ट ही है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट ऑब्वियसली वोल्ट होगी। और आयनाइजेशन पोटेंशियल है कौन सा पोटेंशियल, जिसकी n=1 वाले इलेक्ट्रॉन को आवश्यकता पड़ती है, जिस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है n=1 वाले इलेक्ट्रॉन को, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और किसी इलेक्ट्रॉन को मैं इतने वोल्टेज से एक्सेलरेट कर दूं कि वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले, कि आसानी से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी के भी बराबर हो गई। तो वही पोटेंशियल जिसको उसको एक्सेलरेट किया गया है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान रखनी है बात आपको यहाँ तक पूरी तरह। देखिए कुछ एक डेफिनेशंस की और बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल की। तो देखिए एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है किसी एटम के लिए, ये उसकी n=1 और ये n=2 वाली शेल्स हैं, ये n=2। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है n=1 में और इसको हम कुछ एनर्जी देना चाहते हैं जिससे कि ये n=2 वाली शेल में एक्साइट होकर पहुंच जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी हम देंगे जिससे कि एक्साइट होकर के n=2 वाली स्टेट में पहुंच जाएगा, वही एनर्जी क्या कहलाएगी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू रीच टू अ हायर
excited state to reach to a higher excited state is called the excitation energy। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्साइटेशन एनर्जी हम डिफाइन कर देते हैं। और मैथमेटिकली यदि आप एक्साइटेशन एनर्जी लिखना चाहते हो, डेल्टा ई एक्साइटेशन नाम दे देते हैं उसको, तो वो क्या होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसकी हायर स्टेट के अंदर एनर्जी माइनस उसकी लोअर स्टेट के अंदर एनर्जी का डिफरेंस। तो इस तरीके से आप एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हो। एक्साइटेशन पोटेंशियल यदि निकालना हो, एक्साइटेशन पोटेंशियल यदि हमें कैलकुलेट करना हो तो वो भी सिंपल है बिल्कुल। एक्साइटेशन पोटेंशियल को ईपी बोल देता हूँ एंड दैट विल बी सिंपली एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल आपको मिल जाएगा यदि आप एनर्जी को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे। एक्साइटेशन पोटेंशियल है क्या एक्चुअली, आप ऐसा समझ लीजिए, किसी इलेक्ट्रॉन को जब आप किसी डेल्टा वी एक्साइटेशन पोटेंशियल से एक्सेलरेट करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी आ जाए वो इतनी आ जाए कि वो इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा सके, वही पोटेंशियल कहलाएगा आपके पास एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ से जनरेट हो गई है, ये वाली है ना। एक्साइटेशन पोटेंशियल इज सिंपली एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली डेफिनेशन है, आपको जस्ट ध्यान रखनी है। चलिए देखिए, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। एक्साइटेशन ऑफ एटम्स। तो देखिए, कोई भी एटम है तो उसको यदि हम एक्साइट करना चाहते हैं, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन यानी कि यदि एटम कोई एक्सटर्नल फोटोन एब्जॉर्ब कर ले तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा उस एटम का, और वो एटम कहलाएगा कि एटम एक्साइटेड स्टेट में आ गया है। दूसरा तरीका जो है वो है एटॉमिक कोलिजन्स, यानी कि दो एटम यदि आपस में टकराते हैं तो उनकी वजह से भी, कोलिजन की वजह से भी, दोनों में से कोई एक एटम या मे बी दोनों एटम एक्साइटेड स्टेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक बार एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन वाले तरीके की बात करते हैं डिटेल में, फिर हम एटॉमिक कोलिजन की बात करेंगे, है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना है आपको। और आई होप आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी इस बारे में कोई जानकारी इकट्ठी नहीं की होगी। ठीक है, तो देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन की यदि मैं बात करूं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन में मैं क्या कहता हूं, मान लीजिए कोई एटम है हमारे पास और इस एटम में मान लीजिए कुछ शेल्स हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको n = 1 बोल देते हैं, ये n = 2 है, ये n = 3 है, और एक और बना देते हैं, मान लीजिए ये n = 4 वाली शेल है। मान लेते हैं n = 1 में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और 1 से 2 वाली शेल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की ज़रूरत है, और 1 से 3 में जाने के लिए मान लेते हैं 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। 1 से और इस 4th वाली शेल में जाने के लिए मान लेते हैं 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की आवश्यकता है। ये वैल्यूज़ मैंने रैंडमली ले ली हैं। ठीक है, अब क्या संभावना बन सकती है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब कौन से फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, इस बारे में हमको बात करनी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा विच मैचेस, है ना, उन्हीं फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन विच मैचेस एग्जैक्टली द एनर्जी डिफरेंस, which matches exactly the energy difference between any two energy levels, है ना। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि
बहुत सारी एनर्जी के फोटॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स अवेलेबल हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी है, 10.1 वाला भी है, सारी एनर्जी के अलग अलग एनर्जीज़ के फोटॉन अपने पास आ रहे हैं। तो इसमें से कौन कौन से फोटॉन एब्जॉर्ब होने की संभावना है? तो मैं कहता हूँ, देखिए, यदि कोई भी फोटॉन ऐसा है जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली मैच करती है किन्हीं दो शेल्स की एनर्जी डिफरेंस से, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहली और दूसरी शेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, पहली और तीसरी शेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस हमने कहा है 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली और चौथी शेल के बीच एनर्जी डिफरेंस कहा है हमने 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो या तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है, या फिर 13.1 का ही एब्जॉर्ब हो सकता है। इनके अलावा और कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा, तो स्ट्रेट अवे नहीं होगा, क्योंकि 10.1 इज नॉट मैचिंग विद द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनी टू शेल्स, है ना। किन्हीं दो शेल्स के बीच का एनर्जी का डिफरेंस 10.1 नहीं है। क्या 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 12.3 भी किसी दो शेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस नहीं है। तो सिर्फ वही फोटोन एब्जॉर्ब होगा जो एग्जैक्टली मैच करेगा उस एनर्जी से जो कि किन्हीं दो शेल्स के बीच के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो। 1 से 3 का गैप कितना है, उतना फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है। 1 से 4 का जो गैप है उतना फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है। 1 से 5 वाली शेल का जो एनर्जी गैप है वो फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है। 1 से 6 वाली शेल का जो एनर्जी डिफरेंस है वो वाला फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है ना। मान लीजिए 1 से 6 में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। मान लीजिए 1 से 5 में 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। तो इसका मतलब 1 से 2 वाला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, 1 से 3 वाला 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, और 1 से 4 वाला 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके बाद सीधा 1 से 5 वाला 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एब्जॉर्ब होगा। इसके बाद 1 से 6 वाला 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एब्जॉर्ब हो सकता है। तो कोई भी रैंडम फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करवाया जा सकता है, सिर्फ वही फोटोन एब्जॉर्ब होगा जिसकी एनर्जी इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर शेल में ले जाने लायक वो फोटोन एनर्जी दे पाए उस इलेक्ट्रॉन को, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है। दूसरा जो तरीका है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी ऊपर वाली आपको। दूसरा जो तरीका है वो है एटॉमिक कोलिजन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक कोलिजन्स की हम बात कर रहे हैं और आगे चल के इस पे रिलेटेड हम कुछ बहुत ही अच्छे सवाल भी करेंगे। तो यदि मैं एटॉमिक कोलिजन्स की बात करूं तो देखिए, किसी भी कोलिजन की यदि हम बात करें, मान लेता हूं एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, इसकी स्पीड है u1, एक और पार्टिकल है, इसका मास है m2, स्पीड है u2। जब ये दोनों पार्टिकल टकराएंगे तो एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी जिसमें ये दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे किसी कॉमन वेलोसिटी से, और उस वक्त इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। इसके बाद यदि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हुआ, मतलब दोनों पार्टिकल चिपक जाते हैं, तो इसी v कॉमन से आगे कंटिन्यू रहेंगे। यदि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं है तो हो सकता है ये m1 वाला और ये m2 वाला पार्टिकल किन्हीं अलग अलग वेलोसिटियों v1 और v2 से अलग अलग होकर चलने लगे। ठीक है, तो ये अलग अलग होंगे या नहीं होंगे विल डिपेंड अपॉन कि भैया कोलिजन किस तरीके का है, कोलिजन इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। यदि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो अलग अलग नहीं होंगे। पार्शियली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक है तो ये दोनों पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, और यदि इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या बातें हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब ये दोनों पार्टिकल कॉमन स्पीड से चले होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 प्लस m2 v कॉमन का स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और यहाँ पर हाफ m2 u2 स्क्वायर दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। देखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इंटरमीडिएट स्टेट में, इस एनर्जी स्टेट को बोल रहा हूँ या इस स्टेट को इंटरमीडिएट स्टेट बोल रहा हूँ, इस काइनेटिक एनर्जी को मैं बोल देता हूँ के इंटरमीडिएट, और ये क्या है, ये वाली है के इनिशियल। ठीक है,
अब मैं यहाँ कहता हूँ कि यदि इफ़ के इनिशियल माइनस के इंटरमीडिएट, यानी कि जो लॉस हुआ एनर्जी का इनिशियल स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट तक के बीच, यदि ये एनर्जी डिफरेंस ग्रेटर है या इस लायक है कि किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइट कर सके, है ना, इफ दिस इज ग्रेटर देन द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देन collision may not be perfectly इलास्टिक, है ना। जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पूरी संभावना है कि जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक ना हो पाए। क्यों ना हो पाए? क्योंकि देखिए, जब ये एनर्जी का डिफरेंस, इनिशियल एनर्जी ये है और इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी ये है, जब इन दोनों एनर्जियों का डिफरेंस इस लायक हो कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एटम का, दोनों में से कोई भी एटम हो सकते हैं, किसी भी एक एटम को यदि एक्साइट करने में कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो गया, इस टोटल एनर्जी डिफरेंस में से, मान लो इस टोटल डिफरेंस ऑफ एनर्जी की वैल्यू आ रही है, लेट्स से एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। और जो एटम है दो हमारे पास, उनमें से एक एटम जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए सिर्फ 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की आवश्यकता रखता है। तो जब 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ी हो जाएगी 10.1 यानी कि एक्साइटेशन एनर्जी से, तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दैट द कोलिजन मे नॉट बी परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि सिस्टम की कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। तो संभावना है कि पूरी एनर्जी सिस्टम को वापस नहीं मिल पाएगी, और नहीं मिल पाएगी तो सिस्टम आपका परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो पाएगा, कुछ एनर्जी लॉस हो गया। और वो एनर्जी लॉस कहाँ खर्च हो गया? किसी भी एक एटम को एक्साइट करने में खर्च हो गई वो एनर्जी। तो आपका ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो पाएगा। तो आपको सिंपल याद रखना है मेरा स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट, कि जब भी के इनिशियल माइनस के इंटरमीडिएट, ये जो डिफरेंस है, जब भी ये डिफरेंस बड़ा होगा या इनफैक्ट बराबर होगा, एक्साइटेशन ऊपर भी बराबर लगा देते हैं, जब भी बड़ा होगा या बराबर होगा एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन से, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कोलिजन मे नॉट बी इलास्टिक, क्योंकि कुछ एनर्जी कंज्यूम होने वाली है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट क्लियर है। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, बट हाँ सवाल इस पर कुछ अच्छे बन सकते हैं। तो हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की अब बात करेंगे इसके बाद। तो चलिए देखिए, अब हम एटॉमिक कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अ मूविंग हाइड्रोजन एटम मेक्स अ हेड ऑन कोलिजन विद ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। बिफोर कोलिजन बोथ एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, है ना। कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है, वो एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से हेड ऑन कोलिजन करता है और दोनों ही एटम पहले ग्राउंड स्टेट के अंदर थे। आफ्टर कोलिजन दे मूव टुगेदर, कोलिजन के बाद ये दोनों साथ चल रहे हैं। इसका मतलब किस टाइप का कोलिजन हो गया? ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग हाइड्रोजन एटम? जो हाइड्रोजन एटम मूव कर रहा था, उस मूविंग हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए, सच दैट वन ऑफ द हाइड्रोजन रीचेज वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। तो दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को हमको एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो देखिए क्या कह सकते हैं अपन यहाँ पर, सॉल्यूशन देखते हैं हम। सिंपल बात है, देखिए एक हाइड्रोजन एटम ये है मान लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है। सेकेंड वाला जो हाइड्रोजन एटम था वो रेस्ट पे था और पहला वाला मूविंग था, मान लीजिए यू स्पीड से मूव कर रहा था। तो इस एटम की इनिशियल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखूँ तो क्या लिखूँगा? हाफ mU²। यहाँ पर ये जो u है स्पीड है इस पहले हाइड्रोजन की, और दोनों के मास हमने m ले लिए हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, उसमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि दोनों हाइड्रोजन एटम साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ चल रहे हैं, मतलब कॉमन स्पीड से चल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा पास पास होंगे, चिपके हुए होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, कॉमन स्पीड से चल रहे हैं।
तो मोमेंटम कंजर्वेशन यदि मैं करता हूँ तो मैं लिखूँगा mu इज इक्वल टू 2mv कॉमन, m से m कैंसिल हो जाएगा और v कॉमन की वैल्यू हमें मिल जाएगी u/2। और इस इंटरमीडिएट स्टेट की यदि मैं एनर्जी लिखूँ, काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्या लिखूँगा, हाफ 2m और u/2 है स्पीड का स्क्वायर। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mu²/4 आ गई। यानी कि यदि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं KI बोल रहा हूँ तो ये कितनी आ गई, KI/2 आ गई। अब मैंने आपको कहा था कि जब भी लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा के, यानी कि KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इंटरमीडिएट स्टेट की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि जो कि कितना आ रहा है देख सकते हैं हम, KI माइनस KI/2, यानी कि कितना आ गया, ये KI/2 आ गया। तो यदि ये एनर्जी डिफरेंस KI/2 किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने लायक है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने लायक है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है। तो KI/2 है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये लॉस यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन एटम, हाइड्रोजन एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने लायक है, तो संभावना है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 में हम जानते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और n इज इक्वल टू 2 में हम जानते हैं एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, -3.4 होती है। तो एक्साइटेशन के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो देखते हैं अपन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर यदि ये वाली एनर्जी बन जाए, यदि ये वाली एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बन जाए, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। और इससे हमारे पास KI की, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग हाइड्रोजन भी हमारे पास आ गई, कितनी, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यदि हमें दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना है, तो कम से कम उसके पास 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होना आवश्यक है। यदि ऐसा है तो दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो जाएगा, फर्स्ट वाली शेल का इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाली शेल तक पहुंच जाएगा। कब, जब काइनेटिक एनर्जी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी तब। आई होप मेरे हिसाब से क्लियर है आपको मेरा सवाल, ये है ना। मैंने कुछ नहीं किया, बस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ढूंढी है, मैंने इंटरमीडिएट स्टेट की काइनेटिक एनर्जी ढूंढी है, इनिशियल वाली को KI बोल रहा हूँ, तो जो इंटरमीडिएट स्टेट की है वो KI/2 आ रही है, तो जो डिफरेंस हुआ वो KI/2 हुआ। और उस डिफरेंस को मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देना है किसके, एक्साइटेशन एनर्जी के। एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, कम से कम हाइड्रोजन एटम यदि मुझे एक्साइट करना है तो कम से कम पहली से दूसरी शेल में भेजना है इलेक्ट्रॉन को, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इससे सीधे मेरे पास KI की वैल्यू आ गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट शुड बी ग्रेटर देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन दिस एटॉमिक कोलिजन्स। इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक हाइड्रोजन एटम है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है K, और उस हाइड्रोजन एटम का मास दिया हुआ है m। दूसरा है हीलियम एटम जिसका मास ऑब्वियसली होगा 4 गुना ज़्यादा, यानी 4m, जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, हम जानते हैं हर कोलिजन में ऐसा होता है कि जब दोनों पार्टिकल एक साथ चलने लगते हैं इंटरमीडिएट स्टेट में, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और आफ्टर कोलिजन इट इज़ पॉसिबल दैट दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम K, है ना। ये जो हाइड्रोजन एटम है ऊपर, इसकी काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू पता करनी है, सो दैट व्हेन इट कोलाइड्स विद हीलियम आयन एट रेस्ट, है ना। हीलियम आयन से जब ये कोलाइड करेगा, और हीलियम आयन कैसे है, एट रेस्ट है, रेस्ट पे है, देन बोथ पार्टिकल कैन गेट एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हम चाहते हैं कि दोनों पार्टिकल, हीलियम और हाइड्रोजन, दोनों ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक एक्साइट हो जाएं। तो मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए अपने इस हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा, करते हैं हम प्रोसीड। देखिएगा सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए जैसा हमने कहा कि हाइड्रोजन एटम है, इसकी स्पीड थी u, मास था m, तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो कितनी रही होगी, हाफ mu²। ये एक हीलियम आयन He+, जो कि रेस्ट पर है, जिसका कि मास 4m है, इससे टकराएगा, टकरा करके एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी जिसमें दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड किसी v कॉमन से चल रहे होंगे।
और उसके बाद अलग स्टेट आ जाएगी जिसमें दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से यदि मैं बात करूं, मोमेंटम कंजर्वेशन की यदि मैं बात करूं तो देखिए लिखते हैं हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की बात। तो एम मास यू स्पीड से चल रहा है, और अब जब दोनों एक साथ चलेंगे तो एम मास ये है, 4m मास इसका है, और इनिशियली देखिए हीलियम एटम जो था वो रेस्ट पे ही था तो उसका मैंने मोमेंटम नहीं लिखा है। फाइनल स्टेट में टोटल 5m हो गया मास, और ये चल रहा है किस स्पीड से, v कॉमन से। m से m कैंसिल हो जाएगा और v कॉमन की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, u/5। तो अब यदि इस इंटरमीडिएट स्टेट की मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इंटरमीडिएट स्टेट, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इंटरमीडिएट स्टेट की काइनेटिक एनर्जी में हाफ 5m हो गया है मास, और स्पीड कितनी हो गई है, u/5 हो गई है का स्क्वायर। देखते हैं कितना आ जाएगा, ये हाफ m u² और पूरे में अपॉन 5। तो यदि हाफ m u² को मैं ki बोल रहा हूँ तो क्या ये ki/5 हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई ki/5। तो जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ इस प्रोसेस में वो कितना होगा, ki माइनस ki/5, यानी कि 4ki/5 हुआ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया है। तो अब मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि लॉस ऑफ यदि काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया हो तो ये काइनेटिक एनर्जी किस लायक होनी चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि ये हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को n=1 से n=2 तक एक्साइट कर सके। तो अब देखें हाइड्रोजन के लिए n=1 से n=2 तक एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, हम जानते हैं -13.6 होती है n=1 की एनर्जी, n=2 की होती है -3.4। तो इसको चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी। और इसी तरीके से यदि हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर क्या होगा, z² और आएगा तो 4 गुना लिख देंगे हम उसके लिए, है ना। तो हीलियम के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 10.2 का 4 गुना, यानी कि 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी कैन से फ्रॉम अबव स्टेटमेंट दैट दिस ki/5 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40.8 जो कि हीलियम के एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि हाइड्रोजन के एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो ये आ जाएगा अपने पास 4ki/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This implies Ki must be greater than equal to 5/4 times of 51 electron volt, मतलब Ki must be greater than equal to 63.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है इनिशियली हाइड्रोजन एटम के पास वो 63.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये दोनों एटम n=1 से n=2 वाली स्टेट में एक्साइट होकर के जा पाएंगे। आई होप मेरे पॉइंट क्लियर हैं आपको। मैंने वापस बता देता हूँ एक बार जस्ट ब्रीफली क्या किया है। मैंने कहा कि हाइड्रोजन एटम था m मास, हीलियम एटम था 4m मास और रेस्ट पे था। तो मोमेंटम कंजर्वेशन किया, mu बराबर 5m मास चल रहा है, कॉमन स्पीड से साथ साथ चल रहे हैं दोनों। तो 5m इंटू वी कॉमन की वैल्यू आ गई u/5। वी कॉमन आते ही मेरे पास इंटरमीडिएट स्टेट की काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसको मैंने पहचाना तो y कितनी, ki/5 है ना। और मैंने कहा कि जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ यहाँ तक में, वो हुआ कितना, 4ki/5, और यही 4ki/5 यूटिलाइज होगी हाइड्रोजन को और हीलियम को एक्साइट करने में। तो हाइड्रोजन के एक्साइटेशन के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और हीलियम के एक्साइटेशन के लिए 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। दोनों के लिए मिलाकर के कितनी एनर्जी चाहिए, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए दोनों को मिलाकर के। तो दिस 4ki/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ki की वैल्यू आ गई 63.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजीली। चलिए देखिए, मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या क्या क्वेश्चंस हैं एक बार देख लीजिएगा आप, है ना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क में। बोथ आर रिलेटेड टू एटॉमिक कोलिजन्स।
दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, हो सकता है आपसे हो पाए, हो सकता है थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगे, बट कोई बात नहीं है ना। मैं ट्राई करना है, कोशिश कीजिएगा कर पाएँ आप लोग, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में देख लीजिए आप। अ न्यूट्रॉन विद एन एनर्जी ऑफ 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स इलास्टिकली विद प्रोटॉन्स एंड इज रिटार्डेड, assuming that upon each collision the neutron is deflected by 45 degree. Find the number of collisions which will reduce its energy to 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एक न्यूट्रॉन है जिसकी एनर्जी दी हुई है हमको 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कोलाइड करता है इलास्टिकली विद प्रोटॉन्स एंड इज रिटार्डेड, अज्यूमिंग दैट अपॉन ईच कोलिजन, हर कोलिजन में न्यूट्रॉन 45 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपको बताना है कि कितने कोलिजन्स के बाद जो एनर्जी होगी इसकी न्यूट्रॉन की वो मात्र 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक कोलिजन में 45 डिग्री डिविएट हो रहा है, और कितने कोलिजन्स के बाद इसकी एनर्जी 4.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगी। ये पहला सवाल है। और अगला एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक न्यूट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी है 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इनइलास्टिकली कोलाइड करेगा विद अ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम He+ एटम एट रेस्ट। इट इज स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। फाइंड द अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड दैट ऑफ द एटम आफ्टर द कोलिजन। तो टक्कर के बाद हमें न्यूट्रॉन की और He+ आयन की हमें एनर्जी निकालनी है। हीलियम एटम की, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम की हमें एनर्जी निकालनी है। तो इनिशियल एनर्जी अपने को दी हुई है न्यूट्रॉन की 65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोलिजन दिया हुआ है हमें, इनइलास्टिक कोलिजन है, इनिशियली He+ रेस्ट पर था, और दिस न्यूट्रॉन इज गेटिंग स्कैटर्ड एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो टक्कर के बाद इनकी दोनों की एनर्जी कितनी कितनी होने वाली है, ये दोनों बातें आपको पता करने की कोशिश करनी है। दोनों सवालों को कोशिश कीजिएगा ट्राई करने का। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम देखिए स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड।